नमस्कार, चुनावी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उपचुनाव के लिए। जहां दोस्तों उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण बन चुका है और कई राज्यों के लिए तो मुख्यमंत्री का एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि कामकाज को लेकर जो अब जनता फैसला दे रही है वो उपचुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बंगाल में तो यहां तक आंकड़ा बन रहा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतती है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़े रहेंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार समेत अन्य राज्यों पर जो उपचुनाव होने हैं इसके लिए जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है। करीब 100 सीटों से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो उपचुनाव के लिए खाली हैं। ऐसे में इन राज्यों का चुनावी गणित क्या कहता है, जमीनी स्तर पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो क्या आंकड़े बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लोकसभा की 3 सीटें इस वक्त खाली नजर आ रही हैं और जो यहां पर केंद्र के कामकाज है, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इसके बाद इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और 3 सीटों की बात करें तो दादर नगर हवेली की एक सीट जो कि निर्दलीय की खाली है, जबकि 2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर खाली है। ऐसे में यहां पर काफी कुछ तय करेगा केंद्र के कामकाज को लेकर। इन 3 सीटों का चुनावी गणित आने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं यहां पर जो राज्यों के लिए सीटें खाली, इसमें अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की एक सीट जो खाली हुई है वो वाईएसआर कांग्रेस की सीट यहां से खाली हुई है। हालांकि यहां पर बात करें तो निकाय चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीट पर एक बार फिर से वाईएसआर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो असम की जो सीटें हैं वो करीब यहां पर 4 सीटें असम की भी खाली हुई हैं और असम में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। और यहां पर बात करें तो एक सीट जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी की खाली हुई है, जबकि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी की एक सीट खाली है, जबकि 2 सीटें यहां पर कांग्रेस की खाली हुई हैं। ऐसे में असम की इन सीटों का काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है और वर्तमान में तो बीजेपी ने अपनी सरकार यहां से बना ली है, लेकिन यहां पर काफी कुछ यहां पर तय करेगा यहां के वोटर्स किसके साथ जाते हैं। लेकिन निर्माण है कि इस बार फिर से यहां पर कांग्रेस का साथ जो सीटें है वो यहां पर निकाल सकती है कांग्रेस। जबकि यहां पर बात करें तो बिहार की भी 2 सीटें यहां पर खाली है, जिस कारण से बिहार में जो है यहां पर गठबंधन सरकार बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। ऐसे में अगर दोनों सीट जो है वो यहां पर जनता दल न्यूट्रलिटी खाली यानी यहां पर नीतीश कुमार की दोनों सीटों पर जीत हो सकती है और एक सीट यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी बिहार में जिस प्रकार की यहां पर जो बीजेपी और यहां पर जेडीयू में यहां पर जो खबर है कि वो सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार के लेकर। अब बात करते हैं यहां पर गुजरात के लिए, तो गुजरात में आने वाले समय में यहां पर जो है विधानसभा चुनाव होना है फरवरी में। तो ऐसे में गुजरात की एक सीट जो खाली है वो फिलहाल यहां पर विधानसभा चुनाव के वक्त ही यहां पर चुनाव हो सकता है। लेकिन हरियाणा की काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। हरियाणा की एक सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण और सीट पर जो कि इंडियन नेशनल लोकदल की एक सीट खाली हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, क्योंकि जिस कारण से यहां पर जो नए तौर पर यहां पर कह सकते हैं आप किसान आंदोलन रुख ले रहा है और जो कहीं ना कहीं आगे चलकर और विशाल रुख ले सकता है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। ऐसे हरियाणा की एक सीट काफी महत्वपूर्ण है और सीट तय करेगी आने वाले समय में यहां पर क्या कुछ होने वाला है और इस सीट का काफी असर पड़ने वाला विधानसभा चुनाव पर भी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, लेकिन यहां पर जो 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और 3 सीटों पर उपचुनाव अगर होता है तो सरकार के कामकाज को लेकर जनता अपना रुख दे सकती है। फिलहाल जो आंकड़े हैं कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस की खाली हुई, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ऐसे में अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 2 सीटें एक बार फिर से जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में हो सकता है हिमाचल प्रदेश को लेकर जो आंकड़े निकल कर आए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी फिलहाल जो है 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और 2 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े बन रहे हैं। एक सीट जो है वो जनता दल सेकुलर की और एक भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जो सीट है वो खाली है। ऐसे अनुमान लगा जा रही है कर्नाटक की दोनों सीटों भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। इससे पहले 17 अप्रैल को 2021 से उपचुनाव कराया गया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कांग्रेस से एक सीट हासिल कर ली थी। ऐसे में यहां पर काफी कुछ आंकड़े बनने वाले हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है मध्य प्रदेश में भी इस वक्त जो है करीब 3 सीटें खाली हो चुकी हैं। जहां दोस्तों 3 सीटों के लिए जो आंकड़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। और 3 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खाली है। और ऐसे में जो अनुमान था कि दमोह पर बड़ी जीत यहाँ पर कांग्रेस ने दर्ज की थी और यहाँ पर बात करें इससे पहले जो उपचुनाव था, लेकिन अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, तो 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है।
जबकि महाराष्ट्र को लेकर भी काफी कुछ यहाँ पर आंकड़े बन सकते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की एक जो सीट है वो खाली हुई है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना और यहाँ पर एनसीपी की एक गठबंधन सरकार है जो कि काफी मजबूत नजर अब आने लगी है। अब बात करते हैं मणिपुर के लिए, तो मणिपुर में भी करीब 7 विधानसभा उपचुनाव के लिए सीटें खाली हो चुकी हैं और ऐसे में मणिपुर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से यहाँ पर जो एमएलए रिजाइन हुए हैं उसके बाद काफी कुछ यहाँ पर भी आंकड़े बनने वाले हैं। आखिर मणिपुर में क्या होने वाला है? कांग्रेस से एमएलए ने भी रिजाइन दिया था इससे पहले और बीजेपी एमएलए ने भी रिजाइन दिया था। ऐसे में मणिपुर की 7 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये तय करेंगी कि मणिपुर में आखिर किसकी बनने वाली सरकार। 7 की 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मणिपुर में कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मजबूती से यहाँ पर जो है सरकार में रहेगी। बात करें तो मणिपुर के लिए तो क्या कुछ आंकड़े थे मणिपुर में, अगर बात करें तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस की खाली हैं जबकि 3 सीटें बीजेपी की खाली हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये उपचुनाव मणिपुर के लिए। यहाँ पर जो है सत्ता बदल भी सकती है और सत्ता में किसी की वापसी भी हो सकती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस की खाली हैं। अनुमान है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस की एक बार फिर से यहाँ पर वापसी हो सकती है। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर भी खाली है और इस सीट के लिए यहाँ पर बात करें तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यहाँ पर जो है उसकी एक सीट खाली है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है एक बार फिर से इस पार्टी की यहाँ पर जीत हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें तो उड़ीसा के लिए भी 1 सीट यहाँ पर खाली हो चुकी है और उड़ीसा में बीजू जनता दल ने यहाँ पर जो है उस सीट खाली हुई है और अनुमान है कि बीजू जनता दल ही इस सीट पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। जबकि पंजाब में यहाँ पर बात करें तो 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए खाली है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी की खाली हैं और अब पंजाब में जो है फरवरी मार्च में उपचुनाव के अलावा यहाँ पर बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होना है। तो यहाँ पर पंजाब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस और यहाँ पर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी और यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और के जो बड़े दिग्गज नेता है उनमें ही आपसी बढ़त देखने को मिल रही है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी या श्रोमणी अकाली दल उठा सकती है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर 3 सीटों का चुनाव भी गठित था और 17 अप्रैल को जो रिजल्ट था उसमें अगर बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2 सीटें इस वक्त खाली नजर आ रही हैं। एक बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस की तो एक भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट नजर आई है और अनुमान है कि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट ही बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है, इसका फायदा बीजेपी उठाती नजर आ रही है, जो यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। अब देखिए तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 1 सीट पर उपचुनाव होना है, जो सीट खाली है और तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है वो एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है आसानी से। जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है और फरवरी मार्च में ही चुनाव होना है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ये अनुमान लगाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटें इस वक्त खाली नजर आ रही हैं वो 7 की 7 सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव ही कराए जाएंगे, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आंकड़े बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी की खाली है जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी की यहाँ पर खाली है। अब बात करें उत्तराखंड के लिए तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और दोनों सीटों का आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने अपने 2 मुख्यमंत्री लगातार बदल दिए हैं। ऐसे में उपचुनाव का असर काफी महत्वपूर्ण था विधानसभा चुनाव के लिए और उपचुनाव अगर हो जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती मिलती, ये यहाँ पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। यानी कहा जाए उत्तराखंड में बड़ा खेला हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त ही यहाँ पर उपचुनाव कराया जाएगा, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल के लिए भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ऐसे में अगर आंकड़ों की बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात करें देखिए यहाँ पर जिस बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बंगाल के लिए दावा जरूर किया था कि कम से कम वो इस बार जो है बंगाल में अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन 77 सीटों तक ही बीजेपी पहुंची और उसमें कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है बीजेपी की तरफ से। और जिस प्रकार से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से कुछ बड़े दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन वो वापसी अब तृणमूल कांग्रेस में कर चुके हैं।
ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सातों के साथ जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है और 7 सीटों का चुनावी गणित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भवानीपुर से अगर यहां पर जो है ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो एक बड़े अंतर से वो चुनाव जीत जाएंगी। अगर वो चुनाव यहां पर नहीं होता है 6 मंथ के अंदर तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य राज्य समेत जिस प्रकार से बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और यहाँ पर वेस्ट बंगाल को लेकर जो उपचुनाव के लिए सीटें खाली नजर आ रही हैं, इन सीटों पर अगर चुनाव होता है तो फिर किसकी जीत हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। कुछ राज्यों में तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं नतीजे जो यहाँ पर उपचुनाव के आने वाले हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो आप जानकारी मिलती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।